खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। पाकिस्तान के आतंक चरित्र को दुनिया समझ चुकी है। जब भी पाकिस्तान के करतूतों पर उंगलियां उठी तब पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लिया, दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार पाकिस्तान का यह दाव चल नहीं सका। यूएनएससी में पाकिस्तान के चेहरे पर आतंक की ऐसी कालिख पुती कि उसकी बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान वो मुल्क जिसे दुनिया आतंकिस्तान के नाम से भी पुकारती है। आतंक की इस धरती पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों टेरर फैक्ट्री चलती हैं। दहशत की उन्हीं नर्सरी से निकलने वाले आतंक के मोहरे दुनिया भर में खून की नदियां बहाते हैं। चाहे अमेरिका में 9/11 का हमला हो या फिर 26/11 का मुंबई अटैक, सबका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा। इसीलिए आज जब दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में हिंदुस्तान बोलता है तो पाकिस्तान की पोल खुल जाती है। We cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. But this remains work in progress. Combating terrorism is a battle in which there is no respite. The world cannot afford attention deficits or tactical compromises. It is most of all for the Security Council to lead the global response in this regard. पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। बावजूद इसके वो हर बार खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता आया है। यूनाइटेड नेशंस में गुरुवार रात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर बयान दिया और कहा कि सांप पालने वाले देश ये न सोचे कि सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। दरअसल यूएनएससी में पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत को आतंकवाद फैलाने वाला देश कहा था। इस पर विदेश मंत्री ने हिना रब्बानी को हिलरी क्लिंटन की 11 साल पुरानी बात याद दिलाते हुए पाकिस्तान की क्लास लगाई। My memory serves me right. Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khan was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. भारत ने हाल ही में 2 दिसंबर को सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है। भारत की अध्यक्षता संभालने के बाद से ही पाकिस्तान में जैसे खलबली मची है। पाकिस्तान को अंदाजा है कि भारत की अध्यक्षता में आतंकवाद को लेकर उससे तीखे सवाल किए जाएंगे, इसीलिए उसने पहले से ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि आज दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के सेंटर के रूप में देख रही है। पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूमते हैं। 2008 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन और जैश के अजहर महमूद जैसे आतंकी पाकिस्तान हुक्मरान और सेना की सरपरस्ती में रहते हैं। आतंकवाद को पनाह कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है। हम बार बार ये बात कहते आए हैं कि आप अपने देश की मत सोचिए, पूरे विश्व भर में पाकिस्तान जो है वो आतंक फैला रहा है। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है, इसमें कोई शक नहीं है और किसी को शक रहना नहीं चाहिए। और जिसे पाकिस्तान ने पाला था, जब पाकिस्तान ने सोचा कि तालिबान के द्वारा वो अफगानिस्तान के ऊपर एक हावी हो जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। तारीख तालिबान पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब पाकिस्तान को ही दस्ते में ले रहा है। तो ये आतंकवाद आतंक है, इसमें कोई मेरा आतंक या आपका आतंक नहीं होता है। आतंक आतंक होता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद के समूल नाश की जरूरत ही नहीं बताई। इस पंचायत में 26/11 मुंबई हमले की एक पीड़ित नर्स ने भी दास्तां सुनाई, जिनके सामने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब बेगुनाहों के खून बहा रहा था। 26/11 की उस रात जो दहशतवादी हमला हुआ, तो उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और रात को 8 बजे मेरी नाइट ड्यूटी एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में शुरू हुई थी और हमें 1 घंटे बाद हमारे अधिकारियों से पता चला कि CST स्टेशन पर फायरिंग हो रही है और इसके दरमियान आपको आपातकालीन तैयारी रखनी है। उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। करीब 10:30 बजे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने खिड़की से देखा तो मैंने देखा कि टेररिस्ट जो है वो दीवार बांधकर हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। मजहबी बुनियाद पर पनपे पाकिस्तान नाम के जहर का जो फन 1971 में कुचला गया था, उसी जहर के असर ने जैसे पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। UN के मंच पर जब पाकिस्तान के चेहरे पर कालिख पुती, तो पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम की हमेशा की तरह झूठी रुदाली शुरू कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने 14 दिसंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। बिलावल ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर पर भारत अवैध रूप से कब्जा किए हुए है और यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, लिहाजा कश्मीर मुद्दे पर UNSC के प्रस्तावों को लागू किया जाए। And allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. कश्मीर राग अलापने वाला पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि उसी की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी उसामा बिन लादेन ने पनाह ली हुई थी, जिसने अमेरिका में 9/11 हमला कर 3000 लोगों को एक साथ मार डाला था। उसी आतंकी उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जमाई जैसी सहूलियात देकर पाला पोसा जा रहा था और अब उसका खर्च भी उसी अमेरिका से वसूल रहा था, जिसे लगता था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका साथ दे रहा है। पाकिस्तान के पास कोई मॉरल लोकस स्टैंड नहीं है दूसरों को शर्मनाइज करने के लिए। पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसने 9/11 का जो मास्टरमाइंड है उसको होस्ट किया और अपने टेररिस्ट को इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने के लिए। ऐसे में उसका कोई हक नहीं बनता मिसयूज करने के लिए यूनाइटेड नेशन का फोरम। आज पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। दुनिया भी समझ चुकी है कि आतंकवाद में शामिल देश कौन है, वो कौन कौन से आतंकी संगठन हैं और उनकी जड़ें कहां हैं। सबसे पर्दा उठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के मंच पर पाकिस्तान चाहे लाख शेखी बघार ले, लेकिन जो हकीकत है उससे पाकिस्तान भी मुंह मोड़ नहीं सकता। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान जूझ रहा है। कर्ज भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। यही नहीं, पाकिस्तान में इस समय डॉलर की भी भयंकर कमी है। ऐसे मुश्किल भरे हालात में खुद को कर्ज से उबारने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका स्थित अपने पुराने दूतावास की इमारत को बेचने का फैसला किया है, जो बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान दिवालिया होने की दहलीज तक पहुंच गया है। एक ही वक्त में दो देशों को आजादी मिली। एक हिंदुस्तान बना तो दूसरा पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान कामयाबी की उड़ान भर रहा है तो पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान 23 बार दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा। आलम यह है कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अपने दूतावास बेचने तक की नौबत आ गई है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, साथ ही अंदरूनी कलह से भी परेशान है। ऐसे में पाकिस्तान ने खुद को कर्ज से उबारने के लिए अमेरिका स्थित अपने पुराने दूतावास की इमारत को बेचने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान के पुराने दूतावास की इमारत को बेचने के लिए उसे फॉरेन ऑफिस से मंजूरी भी मिल गई। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान का ये दूतावास वॉशिंगटन के बेहद पॉश इलाके में है और इसकी कुल कीमत 50 से 60 लाख डॉलर है। पाकिस्तान ने अपनी माली हालत को देखते हुए इसे बेचने का फैसला लिया है। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही मंदी की मार झेल रहा है, साथ ही चीन समेत कई देशों का कर्ज भी उसके गले की फांस बन चुका है।
ऐसे में पाकिस्तान को नया कर्ज मिलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। लिहाजा पाकिस्तान ने दूसरे देशों में पड़ी अपनी संपत्तियों को बेचने का फैसला लिया। इस समय पाकिस्तान पर 63 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी इस हिसाब से 22.5 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में हर नागरिक पर 3 लाख रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.7 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। इससे 3 हफ्ते के ही इंपोर्ट्स किए जा सकते हैं। विदेशी निवेशक पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल रहे हैं और कोई भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी कर्ज की तीसरी किस्त रोक दी है। ऐसे में अब जनवरी से मार्च के पहले क्वार्टर में विदेशी कर्ज चुकाने और इंपोर्ट के लिए फंड्स कहां से आएंगे? तो उनको अपनी अभी स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए। दूसरा, उनका काफी सारा जो देय पैसा होता है, जब आप डेट लेते हो कहीं से तो आपको हर साल उसका देना पड़ता है, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड्स हो या जो एक्चुअल मनी है उसका रिटर्न करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट का, तो उस सब का भी काफी है। तो इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी कगार पर है कि जहां पर वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल कोलैप्स होने की दिशा में है। इसीलिए पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया से दोबारा $3 बिलियन की बात करी है और दूसरे मुल्कों के पास भी वो जा रहे हैं और IMF से भी और चीन से भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से या तो रोल ओवर हो जाए या उसके बाद में उनको कहीं से और ग्रांट या लोन मिल सके। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की जैसे कोई चीज दिखाई ही नहीं देती। वहाँ सेना ही सब कुछ है और सरकार सिर्फ कठपुतली। पाकिस्तान में सेना एक बिजनेस ग्रुप या एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करती है, जिसमें सेना की ओर से तेल भी बेचा जाता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी होता है और वहाँ सेना बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर घरों का निर्माण करती है, जिन्हें काफी ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। पाकिस्तान मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का परिवार 6 सालों में अरबपति हो गया। जनरल कमर जावेद बाजवा जब से पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बने हैं, तब से उनके परिवार के लोगों की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है और आज उनका परिवार 1270 करोड़ रुपए का मालिक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है। देखिए, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान की जो आर्थिक समस्याएं हैं उसके लिए उनकी सरकार ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आपको पता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर तो आर्मी की सरकार रही और आर्मी जो है आज की डेट में भी जो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें सबसे बड़ी साझेदार है और कंट्रोलर है। तो उनकी जो डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज भारत के खिलाफ एक तरह से ज्यादा अपनी डिफेंस को बढ़ाने के लिए, आगे अग्रेशन के लिए, उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए भारत के साथ में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उसको आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान की इकोनॉमी में रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ी है। पाकिस्तान में आधी आवाम के पास तो आटा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। जिनके पास पैसे हैं भी वो दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी अब दाल रोटी खाकर गुजारा करना भी पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किल हो गया है। पैसा और रोजगार की तलाश में पढ़े लिखे पाकिस्तानी युवा देश छोड़कर विदेशों की राह पकड़ने को मजबूर हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि नौकरी की तलाश में 7.5 लाख से ज्यादा शिक्षित युवाओं का पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हुआ है। साल 2020 में 2,88,000 पाकिस्तानियों ने विदेशों का रुख किया। वहीं 2021 में 2,25,000 युवाओं ने देश छोड़ा। साल 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 7,65,000 हो गया। ब्रेन ड्रेन के आंकड़े पाकिस्तान के लिए चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इसमें 92,000 हाई क्वालिफाइड लोग भी शामिल हैं। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और अकाउंटेंट्स ने देश छोड़ा है। जो ये दिखाता है कि आतंक को पनाह देने वाले देश का हश्र क्या हो रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। साल 2018 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इस सूची में रहने से देश में निवेश या आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान में चूंकि टेरर ग्रुप्स इतने सारे हैं वहां पर, तो मैं समझता हूं कि वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम होता चला गया धीरे धीरे। वहां की जो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो फेल हो रहा है और उस सब के चलते जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको ज्यादा कोई रेटिंग नहीं मिली अच्छी, ना ही उनको कोई इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ पाया। तो मैं समझता हूं कि वहाँ की जो नीतियां हैं, वहाँ की सरकार की
चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन में हो जो डायरेक्ट इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, या वो मिलिट्री डोमेन में हो जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर के जो आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत, कि उनका रुपया इतना नीचे गिर गया है डॉलर के खिलाफ, वहां पर इन्फ्लेशन इतना हाई है, ऑयल के लिए पैसा नहीं है, दुनिया से मांग रहे जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान के खुद के ऊपर बनाई हुई है। पाकिस्तान में सरकार के खास लोगों के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं, लेकिन जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्टर होता है तो रुपया और भी ज्यादा गिरेगा, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिगड़ने के पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। चीन ने पाकिस्तान को ऐसे कर्ज जाल में फंसा दिया है कि उससे उबर पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं दिख रहा। अब आलम यह है कि आज पाकिस्तान के कई सेक्टर पर चीन का दखल बढ़ गया है। अगर चीन पाकिस्तान पर हावी हुआ तो यह भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। श्रीलंका की ये तस्वीरें याद होंगी आपको, कैसे एक सुखी संपन्न देश कर्ज के दलदल में फंसता चला गया और दिवालिया होने की कगार तक जा पहुंचा। आर्थिक संकट से जूझने वाले श्रीलंका की इस हालत के पीछे कोई जिम्मेदार था तो वो था चीन, जिसके कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका की ऐसी हालत हुई। अब यही हाल पाकिस्तान का होता दिखाई दे रहा है, जो पूरी तरह से चीन के चंगुल में फंस चुका है। आज पाकिस्तान चीन के पास सुई से लेकर फाइटर प्लेन तक के लिए हाथ फैला रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन चुका है। चीन के कर्ज जाल में पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंस चुका है। चीन का 14.6 अरब डॉलर पाकिस्तान पर कर्ज है, जो पाकिस्तान के कुल कर्ज का 1/3 है। यानी चीन पाकिस्तान को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। पाकिस्तान ने चीन से लिया 6.3 अरब डॉलर का कर्ज अभी चुकाया भी नहीं है। इस बीच वो लोन पर एक्सटेंशन चाहता है। आपको बता दें कि चीन पहले कर्ज तो दे देता है, फिर उसकी वसूली के लिए दबाव बनाता है। साथ ही चीन अपने कर्ज पर जमकर ब्याज भी वसूलता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया है उस पर 4.5% से लेकर 6% तक का ब्याज वसूल रहा है, जबकि कर्ज देने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक 3% से कम ब्याज लेती हैं। चीन का पाकिस्तान में कई क्षेत्रों पर खासा प्रभाव है। चाइना इंडेक्स के जारी किए हुए आंकड़ों के अनुसार टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान 97.7% चीन पर निर्भर है। वहीं चीन का पाकिस्तान की विदेश नीति पर 81.8% प्रभाव है। साथ ही चीन पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर भी 80% प्रभाव रखता है। पाकिस्तान और चीन के कूटनीतिक, रक्षा और आर्थिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। पाकिस्तान और चीन के संबंधों में हमेशा से निकटता और गर्मजोशी रही है और इन संबंधों में समय गुजरने के साथ साथ परस्पर सहयोग को और बल मिला है। पिछले 2 दशकों के दौरान पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देना हो, ऊर्जा संकट से निकालना हो या IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों की अदायगी का मामला हो, पाकिस्तान ने हमेशा चीन की तरफ ही देखा है और चीन ने इसका फायदा भी उठाया है। चीन दीमक की तरह जैसे पाकिस्तान को खत्म करने में लगा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में चीन CPEC परियोजना चला रहा है, जिसे कर्ज का जाल भी कहा जाता है। CPEC की कुल लागत 46 अरब डॉलर यानी करीब 31 लाख करोड़ रुपए है। इसके तहत अब तक 25 अरब डॉलर का काम पूरा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीन के साथ CPEC के दूसरे चरण में लिए जाने वाले लोन को लेकर पाकिस्तान को आगाह किया है। पाकिस्तान चीन के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो एक कनेक्टिविटी उनको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए बना रही है। दूसरी चीज ये है कि जो गल्फ कंट्री से जो ऑयल आता है उसको लेने के लिए भी ग्वादार वगैरह से वहां से वो उसको लाना चाहते हैं। तो चीन चूंकि सारी डिपेंडेंट है और वो ये चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन में या मलाक्का स्ट्रेट में जो उसको चोक पॉइंट्स हैं उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढ सके, तो उसके लिए भी उसने CPEC को इस्तेमाल किया है, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीन का कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा किए हुए गिलगित बाल्टिस्तान को लीज पर दे सकता है। ऐसा ही कुछ श्रीलंका ने 2017 में किया था। तब श्रीलंका ने चीन का कर्ज उतारने के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर दे दिया था।
ये महज एक मिसाल है जो बताती है कि चीन कैसे पहले किसी छोटे देश को कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उसके इलाकों को धीरे धीरे हड़पना शुरू कर देता है। लेकिन लोन तो लोन है। जब किसी कंट्री के ऊपर लोन होता है, जैसे पिछली बार भी पाकिस्तान की हालत खराब थी तो इमरान खान ने जाकर के वहां रिक्वेस्ट की कि आप डेफर कर दें उसको। तो दूसरी बार उन्होंने सऊदी अरेबिया को लोन चुकाने के लिए चाइना से लोन लिया, तब जाके उनको जो ड्यूज है वो वापस करने पड़े सऊदी अरेबिया के। तो आज की डेट में चीन की तो हालत ऐसी है कि चीन के पास जो पैसा है वो अपने लोन को डेफर नहीं करता, वो अपने लोन के ऊपर रिशेड्यूलिंग नहीं करता इतनी आसानी से। तो वो तो कोशिश करेगा किसी ना किसी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक मोहरा है एक तरह से, और मैं तो कहता हूँ एक तरह उनकी एक स्टेट ही समझ लीजिए। तो अगर वो इतना बड़ा मोहरा उनके लिए है तो उसको वो बचाने की कोशिश करेंगे अपनी खातिर। आपको बता दें कि चीन ने पिछले 5 साल में श्रीलंका और पाकिस्तान को करीब 26 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। चीन के कर्ज के बोझ तले श्रीलंका जहां डिफॉल्टर हो गया है, वहीं अब पाकिस्तान के भी हालात ऐसे ही होते दिख रहे हैं। अगर पाकिस्तान चीन के सामने सरेंडर कर देता है तो भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि तब चीन दो तरफ से भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।